राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की ये जो पहल हम चला रहे हैं उनको लेकर के हाजिर हुआ हूँ। 24 से 27 सितंबर तक के समाचार बारी बारी से जानते हैं। मेरा नाम शेखर है। आइए वन लाइनर न्यूज देखते हैं। एक पंक्ति वाले जो समाचार हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले आते हैं एक पहल जिसका नाम है टाउन हॉल पहल। यूपीएससी यानी हमारा संघ लोक सेवा आयोग पहली बार आपसे सीधा संवाद स्थापित करने वाला है। कोई भी संस्था जब पहली बार तो नहीं पर आपसे जब सीधा संवाद स्थापित करना चाहती है तो उस पहल को कहा जाता है टाउन हॉल पहल। इसी पहल के तहत यूपीएससी छात्रों से सीधे संवाद करेगी, अभ्यर्थियों से सीधे संवाद करेगी। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप सीधे सीधे यूपीएससी तक पहुंचा सकेंगे। यदि आप यूपीएससी परीक्षा पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर किसी सुधार की मांग कर रहे हैं, उस मांग को सीधे रख सकेंगे। आमतौर पर इस तरह का बदलाव जटिल होता है पर यह पहल उसे आसान बनाएगी। तो इसमें पहली बार यूपीएससी अजय कुमार जो हेड है उसके, वो आपसे सीधे संवाद स्थापित करेंगे। ऑनलाइन ये पहल जुड़ेगी और उसके बाद आप अपनी बातें रख सकेंगे। आइए, बीएसएनएल स्वदेशी 4G लॉन्च कर दिए हैं। हाँ, मैं जानता हूँ 5G के युग में 4G लॉन्च होना, पर हाँ, बीएसएनएल हमारी सरकारी संस्था है और आमतौर पे निजी कंपनियां अगर 6G तक भी पहुंच जाए, इसका 4G उससे बेहतर होगा, यही दावा करती है कम से कम वो। तो इसने बीएसएनएल ने अपना 4G लॉन्च किया। उड़ीसा के झारसुगुड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लॉन्च किए। ये जल्द ही अपडेट हो जाएगा 5G में, ऐसा कहा जा रहा है। और इसकी जो क्षमता है वो 4G वाली वो लगभग 5G के समकक्ष रहेगी, ऐसा भी वादा किया गया है। इसके बाद आते हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये कहाँ प्रारंभ हुआ? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली। भारत चौथा ऐसा देश बन गया जो इसकी मेजबानी कर रहा है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। फिर सुनहरे बालों वाला चमगादड़ भारत में पहली बार देखने को मिल गया फाइनली। ये मिजोरम के जंगलों में आपको पहली बार देखने को मिला। हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप तैयार रहिएगा। आइए वन लाइनर और भी है। कीर स्टारमर पहले तो कौन है? तो कीर स्टारमर जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें लिविंग ब्रिज सम्मान दिया गया। लिविंग ब्रिज सम्मान क्यों दिया गया, अगला सवाल आपके मन में आएगा। इसका सीधा सा जवाब है कि वो भारत और यूके के जो व्यापारिक संबंध हैं उनको बेहतर बनाने के लिए कार्य किए, अपनी तरफ से भी पहल किए और भारतीय पहल को उचित स्थान भी दिए। इस कारण से लिविंग ब्रिज सम्मान उन्हें दिया गया। हाल ही में भारत और यूके के बीच ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ है उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही। इसके बाद आते हैं कोल्ड स्टार्ट युद्ध अभ्यास। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास होने वाला है भारतीय सेना के लिए। हाल फिलहाल के दिनों में जैसे हम युद्ध के रणनीतियों को बदलते हुए देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ड्रोन का बहुत प्रयोग हो रहा है और फिर हमको एंटी ड्रोन वॉरफेयर भी चाहिए। तो हम उसकी ट्रेनिंग के लिए हमारे जवानों को चाहते हैं कि वो तैयार रहें और इसके लिए क्या हमने शुरू की एक पहल, नाम रखा कोल्ड स्टार्ट। हालांकि ये पहल अभी अक्टूबर माह में आयोजित होगी, बड़े स्तर पर भारत इसका हिस्सा बनेगा। फिर हेवन वन ना, नॉट हैवान वन, इट्स हेवन वन दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन है। इसको अमेरिका की स्टार्टअप कंपनी वास्ट तैयार की है। प्राइवेट स्पेस स्टेशन आमतौर पर अभी नासा जो है वो अपना एक बना के रखी है, चीन का अपना एक है और बाकी जो साझा वाला है वो एक है, पर प्राइवेट अभी तक नहीं था। ये प्राइवेट सेक्टर का है। तो अब देखिए निजी क्षेत्र भी अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुका है। स्पेस एक्स आप कंपनी तो जानते हैं, उसका अपना दखल है और एक स्टार्टअप कंपनी है वास्ट, वो भी एक प्राइवेट स्पेस स्टेशन बना दिया है। फिर आते हैं निकोलस सरकोजी, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे। इनको वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा दी है। तो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति भी सुरक्षित नहीं है, कर्मों का हिसाब यहीं दे करके जाना है। क्या हुआ था ऐसा कि उनको 5 साल की सजा दी जा रही है? हुआ ये था कि लीबिया वो देश जो अफ्रीका में पड़ता है, मुअम्मर गद्दाफी अगर आपको याद होंगे, तानाशाह, तो हाँ, उनके चुनाव के दौरान उन्होंने फंडिंग इकट्ठा की थी। किसने? निकोलस सरकोजी ने। ये बात प्रूव हुई। अब अगर इसके खिलाफ वो याचिका भी लगाए, तमाम प्रयास भी कर लें, फिर भी उन्हें सजा काटनी ही पड़ेगी, ये श्योर शॉट है। तो आप अपने ऊंचे पदों पर रहने के दौरान यदि कोई भी गलत कृत्य करें, हिसाब होता है। न्याय व्यवस्था पे भरोसा करना चाहिए, कम से कम फ्रांस तो यही बता रहा है। निकोलस सरकोजी, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, 5 साल की कैद काटेंगे लीबिया चुनाव में धन इकट्ठा करने के आरोप को लेकर। अगले पर आते हैं रविचंद्र अश्विन, आप सब जानते हैं इन्हें। हाँ, भारत के दिग्गज स्पिनर हैं और अब ये ऐसे पहले भारतीय बन रहे हैं जो बिग बैश लीग में खेलेंगे। कहाँ होती है बिग बैश लीग और क्या है? तो क्रिकेट से जुड़ी हुई स्पर्धा है। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया
इसको आयोजित करता है। जैसे हमारे यहाँ आईपीएल होता है, उसी तरह बिग बैश लीग का आयोजन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी थंडर नाम की एक टीम है, उसने रविचंद्र अश्विन को खरीदा है और पहले ऐसे भारतीय कैप्ड प्लेयर बन गए जो बिग बैश लीग में खेलने वाले हैं। इसके बाद आते हैं अग्नि प्राइम मिसाइल। देखिए, भारत जो है वो लगातार अपने रक्षा उत्पाद को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है और इसी कड़ी में चलती हुई ट्रेन से अग्नि मिसाइल छोड़ने का सफल परीक्षण किया गया हाल फिलहाल में, और ये बहुत सफल रहा। अग्नि प्राइम जो मिसाइल है उसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। आप एक चलती हुई ट्रेन से 2000 किलोमीटर रेंज तक कोई भी टारगेट हिट कर सकेंगे। इसका जो है सफल परीक्षण भारत करके दिखाया। इसके बाद आते हैं देश का पहला दंत उत्तक बैंक। हाँ, सही सुन रहे हैं, हाँ, वो दांत वाला उत्तक बैंक, ये मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में स्थापित किया गया। फायदा ये होगा कि दांत से जुड़ी हुई जो चिकित्सा है, मसूड़े का जो रिप्लेसमेंट है, इस तरह के जो चिकित्सा है जिसमें अभी भी भारत थोड़ा पीछे माना जाता था, उस पर शोध कार्य भी हो सकेगा। प्लस अगर ये इस तरह का बैंक स्थापित करेंगे तो लोग जो मसूड़ा रिप्लेस कराते हैं, दांत रिप्लेस कराना चाह रहे होते हैं, उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक हो सकेगा और खर्च भी कम लगेगा। फिर लद्दाख, ये लगातार कुछ दिनों से चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहना चाहता, वो राज्य का दर्जा पाना चाहता है। सिर्फ राज्य का दर्जा नहीं पाना चाहता, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 जिसमें असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा आते हैं, उनका हिस्सा बनना चाहता है ताकि उसे भी वो अतिरिक्त सुविधा मिले जो उन अमी मित्री राज्यों को मिलती है। तो अभी इस बात को लेकर के वहाँ काफ़ी झड़प हुई और हिंसात्मक झड़प भी हुई। सोनम वांगचुक एक जाना माना नाम है आप सबके लिए। 3 इडियट अगर आपने देखी है तो उन्हीं के जीवन से इंस्पायर होकर के बनाई गई थी। उनको अभी डिटेन कर दिया गया है, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करके कैद किया गया है कि ये देश में चल रहा है अभी, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब थोड़ी डिटेल वाली न्यूज़ पर बात करते हैं। बैलन डी ओर अवार्ड 2025। पहले तो अव्वल नंबर ये आपके मन में सवाल आना चाहिए कि बैलन डी ओर अवार्ड क्या है। फुटबॉल, पेशेवर फुटबॉल जो होता है उस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च फुटबॉल सम्मान है। पर क्या फीफा से भी बड़ा, फीफा अवार्ड से भी बड़ा? नहीं, यूरोपियन लीग में खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। यानी यूरोपियन लीग्स जो बहुत सारे मैच कराती है, चाहे वो स्पेन वाला हो या इंग्लैंड वाला हो, फ्रांस वाला हो, तो वहाँ के अलग अलग टीमों को रिप्रेजेंट करने वाले पेशेवर खिलाड़ियों को ये सम्मान दिया जाता है। इस बार भी ये सम्मान घोषित किया गया और एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी से जीते। पुरुष खिलाड़ी में उस्मान डेम्बल, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो इसको जीते। ये पेरिस सेंट जर्मन टीम को इस बार विजेता बनाए। और आइकाना बोनमती लगातार तीसरी बार जीत गई हैं। बहुत कम खिलाड़ी हैं जो लगातार 3 बार जीते हैं। लियोनेल मेसी उनमें से एक है। ये उसी श्रेणी में आकर के खड़ी हो गई हैं। बोनमती बेहतरीन खेल रही हैं अभी हाल फिलहाल के दिनों में। ये खेल रही है बार्सिलोना क्लब की तरफ से, उसको भी चैंपियन बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसा कि मैं आपको बताया, पेशेवर फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है, यूरोपियन लीग में सबसे बेहतर खिलाड़ी को दिया जाता है। 1956 से फ्रांस की एक खेल पत्रिका ने इसको शुरू किया था, बाद में फीफा भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। 1956 से इसको शुरू किया गया था। फिर आते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारतीय टीम भी गई थी, हमारे पास एक भी पदक नहीं आए। ये अफसोस की बात है, पर फिर भी जान लेते हैं। जापान के टोक्यो में आयोजन हुआ और अमेरिका हमेशा की तरह 26 पदक के साथ, जिसमें 16 स्वर्ण है, 5 रजत है और 5 कांस्य पदक है, उसके साथ लगातार 16वीं बार ही टॉप पोजीशन पर रहा। केन्या 7 स्वर्ण के साथ कुल 11 पदक जीता, दूसरे पर रहा। और कनाडा 3 स्वर्ण के साथ 5 पदक जीत करके तीसरे स्थान पर रहा। भारत और ब्रिटेन सालों बाद ऐसा हुआ है कि कोई पदक नहीं जीत पाया और हम तमाम प्रयासों के बाद पदक नहीं जीत पाए। आइए अगली न्यूज़ पर आते हैं। बॉडीगार्ड सैटेलाइट तकनीक। नाम इंटरेस्टिंग है, काम उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नाम क्या है? बॉडीगार्ड सैटेलाइट तकनीक। क्यों जरूरत पड़ती है बॉडीगार्ड को? आपकी बॉडी को गार्ड करने के लिए। हाँ, यहाँ बात हो रही है देश को गार्ड करने की। देश आप सब जान रहे हैं, हमारे आसपास के जितने भी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, उससे तो क्या ही भरोसा करना, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, ये सभी राजनीतिक उठापटक के दौर से गुजर रहे हैं, इंक्लूडिंग म्यांमार।
अब ऐसी स्थिति में आपको अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर थोड़ा ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। बस इसीलिए भारत चाहता है कि उसके पास सैटेलाइट का एक ऐसा ग्रुप हो जो लगातार भारतीय सीमाओं पर नजर रख रहा हो, सैटेलाइट आपस में बात भी करे, जिसके जरिए हम तुरंत ही किसी भी सूचना को जमीनी स्तर पर प्राप्त करके कार्यवाही कर सके। इसीलिए 27,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना बनाई जा रही है, जिसके तहत भारत सरकार क्या कर रही है, सैटेलाइट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है वो लागू करने वाली है। 5 साल में 50 सैटेलाइट छोड़े जाएंगे जो लगातार भारतीय सीमा पर नजर रखेंगे, लगातार कम्युनिकेट कर रहे होंगे भारतीय सैन्य बलों से, ताकि भारत की रक्षा निगरानी टॉप नॉच बढ़िया क्वालिटी की हो सके। लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग तकनीक का प्रयोग करेंगे, यानी लिडार तकनीक का प्रयोग करेगा ये भी आप याद रख सकते हैं। आई होप इसमें अपडेट हो गया होगा कि बॉडीगार्ड सैटेलाइट सिस्टम क्या है। आइए अगली न्यूज पर आते हैं। ओजू जल विद्युत परियोजना, देखिए बड़े इंटरेस्टिंग परियोजना है, और इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी हम जो चीन के साथ थोड़े बेहतर संबंध बना रहे हैं, इस बीच में ये बन गया तो बन गया, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। कहाँ बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में, और आप सब जानते हैं अरुणाचल बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। तो अभी अरुणाचल में सुबनसिरी नाम की एक नदी बहती है, उसी नदी पर बनाया जा रहा है ओजू जल विद्युत परियोजना। हाँ, 2200 मेगावाट 2220 मेगावाट का विद्युत इससे बन सकेगा। सुबनसिरी नदी के उत्तरी बेसिन वाले इलाके पर इसको बनाया जा रहा है, जो ऑफकोर्स चाइना के साथ लग रहा है। इधर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि चाइना भी ब्रह्मपुत्र नदी पर लगातार 3 बांध बना रहा है, और इससे होगा ये कि बांध का पानी रुक तो रहा होगा, पर यदि चीन उसे इकट्ठा छोड़ेगा बिना सूचना के, तो हमारे लिए दिक्कत का सबब हो सकता है। इसलिए इस परियोजना को जल्द से जल्द कोशिश किया जा रहा है कि पूरा किया जा सके। अब बात करते हैं, हाँ, जो हमारा जीएसटी है उसके लिए एक अपील ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया है। जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल, इसके गठन की घोषणा हमारी वित्त मंत्री महोदया निर्मला सीतारमण जी ने की। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। इसके पहले प्रमुख के रूप में न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति की गई। ध्यान रखेंगे, इसमें एक अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य और 2 तकनीकी सदस्य शामिल होंगे। ये इसकी संरचना होगी, और जो अध्यक्ष महोदय होंगे उनका कार्यकाल या तो 4 साल या 70 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए तब तक उनको पद पर रहना होगा। फायदा क्या होगा? जीएसटी से जुड़े हुए जितने भी विवाद है उनका शीघ्र निपटान हो सकेगा। क्या होता है कि आमतौर पे यदि आप हर केस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के स्तर पर ले जाते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे केस पेंडिंग है, और इससे पहले कि उनकी सुनवाई की बारी आए तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए आप चाहते हैं कि जीएसटी मामलों की त्वरित सुनवाई हो। इसी इरादे से जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। आइए, भारत का पहला डुगोंग रिजर्व, पहले तो ये जानिए कि डुगोंग होता क्या है। डुगोंग यानी समुद्री गाय। ये जो देख रहे हैं आप, हाँ, ये संरचना है समुद्री गाय की संरचना। एक स्तनपायी जानवर है, पानी के भीतर रहता है। मछली की कैटेगरी में नहीं कह सकते आप इसे, लेकिन हाँ, तो आप ये जो जीव है जिसको आप देख रहे हैं समुद्री गाय, ये भारत में तमिलनाडु जो क्षेत्र है उससे लगा हुआ पाक जल संधि क्षेत्र, पाक स्ट्रेट, वहाँ पाया जाता है। और भारत ने वहीं 2002 में 12,250 हेक्टेयर में एक 2022 है, इसको करेक्ट कर लेंगे, 2022 में इसको बनाया था, नॉट 2002, इसको निर्मित किया था। और ये भारत का पहला डुगोंग संरक्षण क्षेत्र घोषित हुआ था। हाल फिलहाल में अबू धाबी में आयोजित विश्व संरक्षण कांग्रेस जो है उसमें इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिल गई है, और IUCN की विलुप्त होने वाले जीवों की सूची में भी आता है डुगोंग, तो याद रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024। इसकी स्थापना खनन मंत्रालय 1966 में किया था। खनिज अन्वेषण, अनुप्रयुक्त भू विज्ञान और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ उत्कृष्टता क्षेत्र में यह दिया जाता है। इसमें 2 अवार्ड मेन रहते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 के लिए प्रोफेसर श्याम सुंदर रॉय को दिया गया, और राष्ट्रीय युवा भू विज्ञान पुरस्कार 2024 के लिए सुशोभन नियोगी जी को दिया गया। तो 2 हैं हमारे पास, प्रोफेसर श्याम सुंदर रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट जिसमें राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार में, और युवा भू वैज्ञानिक जो है वो सुशोभन नियोगी। आइए अगली न्यूज पर आते हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक पुरानी संस्था है, 1890 के आसपास इसका गठन किया गया था, 1890 में। कोलकाता इसका मुख्यालय है। और आप भारत का जो सबसे बड़ा बरगद का पेड़
वो उसका सिंबल है। कोलकाता आप जाएंगे तो एक बड़ा सा बरगद पेड़ है और वो पेड़ अपने आप में पूरा जंगल है। नेट पे सर्च करिएगा, इंटरनेट का जमाना है। भारत का सबसे बड़ा बेनियान ट्री, बरगद का पेड़ आप खोजिएगा, आपको जान करके आश्चर्य होगा वो एक पेड़ एक पूरे जंगल के बराबर दिखाई देता है। तो हाँ, वही उसका सिंबल है जो हमारा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, उसके प्रमुख के रूप में डॉक्टर कनक दास जो है उनकी नियुक्ति की गई है। कणाद दास, इनफैक्ट नॉट कनक, इट्स कणाद दास। तो आप ये नाम याद रख लेंगे, ये उनकी तस्वीर है। ये मशरूम वैज्ञानिक हैं भारत के, पहली बार ऐसा है कि इस क्षेत्र में किसी मशरूम वैज्ञानिक को प्रमुख का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आइए अगले न्यूज पर आते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के शुभंकर, ये जो तीन प्यारे से आप जीव देख रहे हैं, ये फीफा वर्ल्ड कप के शुभंकर हैं। इसमें एक जीव आपको एक बॉल्ड ईगल दिखाई दे रहा होगा, एक जुगवार आप देख पा रहे होंगे, और एक हमारा मैपल है। तो तीन हमारे पास है। इस बार का जो आयोजन है फीफा वर्ल्ड कप का, वो अमेरिका में, मैक्सिको में और कनाडा मिलकर के आयोजित कर रहे हैं। तो क्लच द बॉल्ड ईगल, जिसकी तस्वीर आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक प्रतीक चिन्ह बनाया गया जो साहस, जिज्ञासा और समावेशिता का प्रतीक है। इसको मिडफील्डर के रूप में शो किया गया है। फुटबॉल में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है मिडफील्डर की। फिर मैपल द मूस, ये जो हमारा मैपल द मूस है कनाडा से, उसको लिया गया है। लाल रंग प्रकट भी कर रहा है, कनाडा को दिखा रहा है। तो उसको प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता के प्रतीक के रूप में, और गोलकीपर दिखाया गया उसे। और जायू द जगुआर, ये मैक्सिको का है, ये हमारा जगुआर जो मैक्सिको को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दक्षिण मैक्सिको के जंगल, उनकी प्राचीन विरासत और रंगीन परंपराओं के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। और इसे स्ट्राइकर दिखाया गया है, यानी वो तेज तर्रार खिलाड़ी के रूप में। 2026 फीफा वर्ल्ड कप, जैसे कि मैं आपको बताया, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा मिलकर के आयोजित कर रहे हैं और 48 टीमें भाग ले रही हैं इसमें। अब आते हैं मिग 21, अपनी अंतिम विदाई प्राप्त कर लिया चंडीगढ़ में। मिग 21 का एक लंबा सफर रहा है भारत के रक्षा क्षेत्र में। यदि देखा जाए तो साल 1963 में रूस से हमको ये प्राप्त हुआ। इसके ऊपर कुछ दाग भी लगे, लेकिन ये भारत के लिए कई निर्णायक युद्धों में अहम साबित हुआ। मिग 21 भारत के लिए, यदि 71 की लड़ाई देखें जो पाकिस्तान के साथ हमारी हुई थी, उस जंग में, कारगिल युद्ध देखा जाए उसमें, बालाकोट एयर स्ट्राइक में, और इंक्लूडिंग ऑपरेशन सिंदूर, वहां तक भारतीय वायुसेना का एक बहुत अहम हिस्सा बना रहा। अब फाइनली इसे विदा कर दिया गया, इसकी जगह तेजस लेने वाला है। मिग हम लोग रूस से मंगाए थे, और जो कि प्रशिक्षण विमान के रूप में जब इसको प्रयोग किया जा रहा था, वैसे तो ये युद्धक विमान है, तो उस दौरान काफी सारे विमान दुर्घटनाग्रस्त भी हुए, और इसे द फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता हुआ ताबूत नाम मिल गया था। पर अब हाल इसकी विदाई हो रही है, और इसकी विदाई के साथ हम तेजस जो भारत में ही बना है उसका स्वागत भी कर रहे हैं। आइए, डिजिटल अराइवल कार्ड, भारत एक नई पहल शुरू कर रहा है विदेशी यात्रियों के लिए। इससे पहले पेपर डिसएम्बार्किफिकेशन फॉर्म जो होता है उसका प्रयोग किया जाता था, उसकी जगह अब आपको डिजिटल अराइवल कार्ड जो है वो बना करके मिलेगा। इंडियन वीजा सुस्वागत ऐप है, उस पर जा करके अपनी यात्रा से 72 घंटे पहले आप इसे भरेंगे, फॉर्म भर जाएगा तो फिर आपको ये कार्ड जनरेट हो जाएगा। इमिग्रेशन जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा, ये माना जा रहा है इससे। तो भारत इस नई प्रक्रिया को शुरू कर रहा है, नाम क्या रखा है, डिजिटल अराइवल कार्ड। आइए अगली न्यूज पर आते हैं। अगला है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसका शताब्दी वर्ष, ये बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आरएसएस अपने 100 साल पूरे कर रहा है। साल 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, 27 सितंबर को। 27 सितंबर नागपुर में केशव चंद्र बलिराम हेडगेवार और गुरु गोलवलकर के सहयोगों से जन्मी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा संगठन है जो स्व सहायता को लेकर के कार्य करता है, लोगों की सहायता को लेकर के कार्य करता है। आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, ये आपको याद रखना है। इसे एक अर्धसैनिक बल की तरह ट्रीट किया जाता है। इनका अपना गणवेश होता है, लाठी संचालन जैसी गतिविधियां जो है वो इसमें शामिल होती हैं। नागपुर इसका हेडक्वार्टर है, और इसके वर्तमान जो प्रमुख है वो है मोहन भागवत जी। अभी आरएसएस जो है वो देखिए, भारत के बहुत सारे मामलों में, चाहे वो किसी आपदा काल के आ जाने
किसी युद्ध स्थिति के निर्मित हो जाने पर भारत के लिए काफी सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करता रहा है। इसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनी हुई है, खूब सारी शाखाएं और बहुत सारे मेंबर्स जो है वो इसको सुशोभित कर रहे हैं। इसके ऊपर कुछ आरोप भी लगे हैं, ऐसा नहीं है कि ये आरोपों से मुक्त है। दो बड़े कंट्रोवर्सी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बड़ी कंट्रोवर्सी महात्मा गांधी के हत्या को लेकर के आरोप लगा था आरएसएस पर और कुछ दिनों तक ये संस्था बैन भी कर दी गई थी। दूसरा बड़ा आरोप ये लगाया गया था कि आरएसएस अपना ध्वज फहराना चाहती है, भारतीय तिरंगा नहीं फहराना चाहती। इसके मुख्यालय में बहुत दिनों तक भारतीय तिरंगा नहीं फहरता था। इस बात को लेकर के भी इस पर आरोप लगते रहे। अब इन तमाम आरोपों के परे या इन सारे जो भी बातें हैं उन सब के परे हमारे पास आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष समारोह जो है वो आयोजित कर रहा है। आयोजन नागपुर में होगा। डेट के हिसाब से 27 है और ऐसे देखें तो विजयादशमी के दिन चूंकि स्थापना हुई थी तो मुख्य जो आयोजन है वो विजयादशमी को होगा और इसके मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी बनाए गए हैं। ये है पूरी अपडेट जो आपको याद रखने की जरूरत है। आई होप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं चर्चा में रहे कुछ तूफानों के। बुआलोई करके एक तूफान है, फिलीपींस में बहुत तीव्रता से आया हुआ एक तूफान है, काफी डैमेज करके गया। और दूसरा तूफान जो उससे खतरनाक स्तर का है, इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान कहा जा रहा है, उसका नाम है रगासा। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। तूफानों की 5 कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी 5 का तूफान है। 250 से ऊपर, 260 से ऊपर कोई भी तूफान कैटेगरी 5 का तूफान कहलाता है। ये तो 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और प्रशांत महासागर में उठने के बाद चीन, ताइवान और हांगकांग से जाकर के टकराया है। तो हालात जो है उन जगह पे थोड़े बिगड़े हुए हैं। तो रगासा याद रखिएगा और बुआलोई याद रखिएगा। तो ये थे आपके लिए कुछ समाचार जो आपको जानने बड़े जरूरी थे। ऐसे ही समाचारों के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। आपको क्या करना है, ये सब पढ़ते रहिए क्योंकि मैं टेस्ट भी इसका जल्दी लूंगा। टेस्ट के लिए आप मुझसे सीधे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मंथ एंड पर आपको पूरा टेस्ट मिल जाएगा। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।